जब कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि उसका एग्जीक्यूशन जो होता है हमेशा मेन मेथड से होता है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन होता है। कभी भी आपको प्रोग्राम स्टार्ट जो होता है एग्जीक्यूशन का, ऐसा बात है कंपाइलर आके मेन को चेक करेगा, वहाँ से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, ऊपर वाला को नहीं पढ़ेगा। कंपाइलर जरूर पढ़ता है कंपाइलेशन के टाइम में, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम में, रन टाइम में सीधे मेन पर आया जाता है और मेन से शुरू होता है। और मेन के अंदर कॉलिंग करके जरूर बाहर चला गया, यहाँ पर आया, इसको इस सबको देखा, लेकिन फिर रिटर्न बैक आता है और रिटर्न बैक आकर के इसमें घुसेगा और उसके बाद नीचे वाला लाइन गेट सीज पड़ेगा, फिर बंद करेगा। यानी एग्जीक्यूशन यानी रन मेन से शुरू होता है और मेन में ख़त्म होता है, बाहर कहीं नहीं होगा। सब कुछ जो कॉल करना है मेन में कॉल करके करा लो बाहर का, लेकिन जो बाहर लिखोगे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर उसको कॉल नहीं किया गया है तो। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन ये कॉल नहीं किया होता तो ये सब जो आप आउटपुट सी जो आएगा या फिर सब ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होता, ना ऑपरेशन होता ना आउटपुट सी निकल के आता, कुछ नहीं होता, प्रोग्राम रन कर जाता, आउटपुट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस मेन के अंदर तो कोई हमने ऐसा आउटपुट लिखा भी नहीं है। तो ये चीज़ है, रन को समझिए। अब आते हैं कि दो नंबरों को ऐड करना है एज आ आर्गूमेंट पास करके, तो विदाउट आर्गूमेंट था आपने देख लिया। अब विद आर्गूमेंट देखते हैं, विद आर्गूमेंट कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, इसके अंदर दो आर्गूमेंट इंट करके पास कर दिए। ये फंक्शन के अंदर इंट जो है कि नहीं, 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, टू आर्गूमेंट द टाइम ऑफ। तो अब ये यहाँ पर जब 2 आर्गूमेंट आपने रखे हैं इंट, तो आपको जब फंक्शन कॉल करोगे तो वहाँ पर भी आपको आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा, और एक नहीं 2 पास करना होगा, सॉरी 2 आर्गूमेंट पास करना होगा, मैंडेटरी हो गया। पहले तो आपने बिना आर्गूमेंट का लिखा था तो अंदर बिना आर्गूमेंट का कॉल कर लिए थे, लेकिन अब अंदर जब कॉल करो तो आर्गूमेंट डाल के कॉल करना होगा, ये कंडीशन मैंडेटरी हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल चाहो तो रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप नीचे में, अगर चाहो तो अंदर नहीं लिखो, मत लिखो, क्या ज़रूरत है। यहाँ पर एक्चुअली वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बाद में समझ में आया क्यों, खैर इसको भूल जाओ अभी। यहाँ के बाद यहाँ वॉइड मेन लिखा, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है वॉइड मेन के अंदर, तो डाला, इनपुट लिया, सब कुछ कर दिया, और यहाँ के बाद फिर यहाँ पर कॉल किया, देखिए 2 आर्गूमेंट डाल दिया। आप जैसे ही कॉल किया, नीचे बॉडी है, फंक्शन तुरंत ब्रेक होगी, नीचे बॉडी में आएगा a+b कर ले। सेम जो प्रोग्राम यहाँ पर किया था वही प्रोग्राम यहाँ ही किया है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, बस फ़र्क ये है उसमें बिना आर्गूमेंट पास किए थे, यहाँ पर आर्गूमेंट पास करके कर रहे हैं। तो क्या फटाक से, तो यहाँ एक ध्यान गौर चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा आपकी, कि c=a+b किया है, एरर दिखा दे। क्यों एरर दिखा दिया भाई, कि जो a+b है उस वाले प्रोग्राम में क्या हुआ था कि आपको जो फंक्शन को कॉल किया, जैसे वॉइड ऐड के अंदर a b c सब डिक्लेयर किया था, यानी कि इस फंक्शन में देखो जहाँ पर हमने आर्गूमेंट पास नहीं किया है, वैसे फंक्शन में हमने इनपुट देखिए डिक्लेरेशन, इनपुट और ऑपरेशन सब कुछ फंक्शन के अंदर किया है, जबकि इसमें हम लोग डिक्लेरेशन मेन मेथड के अंदर कर रहे हैं, इनपुट मेन मेथड के अंदर ले, ऑपरेशन सिर्फ फंक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन जब आपने मेन मेथड के अंदर ए बी लिया है और यहाँ पर उस ए बी को यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये तो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल है नहीं, तो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। जब इस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है तो a+b को तो जानेगा तुरंत एरर मार देगा, c=a+b एरर हो जाएगा। तो पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो यहाँ उसको a b को फिर डिक्लेयर करके काम कर सकते हो, वो भी हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आपको एज एन आर्गूमेंट इंट x यहाँ पर लिखना होगा और इंट y लिखना होगा, तभी a का वैल्यू उठ के इसमें आ जाएगा और b का वैल्यू इसमें उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पर c=x+y कर दो, जो आउटपुट आएगा आप प्रिंट करा दो, इसमें आराम से निकल जाएगा। तो ये आपने देखा कैसे परफॉर्म किया गया। तो ऐड जो फंक्शन कॉलिंग होता है विद आर्गूमेंट को गुड प्रैक्टिस बोला गया है, विदाउट आर्गूमेंट जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कि जब फंक्शन तुम कोई बनाते हो उस फंक्शन के अंदर तुम सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म रखोगे, तो जब तुम मेन मेथड से बार बार कॉल करोगे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए डिक्लेयर करके, तो तुम आराम से यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर अंदर उसके अंदर तुमने डिक्लेयर किया तो वो एक ही टाइप के वैल्यू के लिए काम कर पाएगा, 2 तरह के वैल्यूज़ के लिए काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आगे क्लियर होंगी, जब आप फंक्शन का प्रोग्राम्स बनाएंगे तब क्लियर होगा क्यों ये बेहतर है। क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, डिक्लेयर तो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जबकि आप अगर उसको 10 अलग अलग वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं मेन मेथड में, 10 बार अलग अलग वैल्यू मेन मेथड में लेंगे और 10 बार कॉल करेंगे, तो अलग अलग वैल्यू के लिए वही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग का मेन मकसद क्या है यूज़ करने का, कि रीयूज़ कर सकें, एक बार यहाँ लिख दें और बार बार यहाँ पर अपना कॉलिंग कर करके अलग अलग वैल्यू के लिए परफॉर्म करें। तो अलग वैल्यू को तभी ना परफॉर्म होगा जब पास एज एन आर्गूमेंट करोगे, विदाउट आर्गूमेंट करोगे तो तुम एक ही टाइप के वैल्यू को देगा, तो फिर वो एक ही वैल्यू को होगा तो कोई मतलब का नहीं बनता है विदाउट आर्गूमेंट करके। तो विद आर्गूमेंट ही असल है आपको फंक्शन कॉलिंग।
यहाँ स्वैपिंग क्या है, बहुत इजी प्रोग्राम है, आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। एडवांटेजेस वही है कि इजी होता है हैंडल करने में। जैसे मान लो कि एक बड़ा सा मेन मेथड में सारा कोड तुम लिखे हो, और उसके बाद इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक में तुम तोड़ सकते हो। जब छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ोगे तो तुमको आसानी होगा। कैसा आसानी होगा भाई, कि तुम आराम से, एरर होगा मान लो 20, तुमको पूरा ब्लॉक में चेक करना होगा। इसमें एरर क्या होगा, तो 20 वो एरर ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट में आएगा, तो हैंडल करने में कोड को बहुत आसानी होता है। एरर वही तो ये दूसरे सिचुएशन को हैंडल करने में दूसरा बताया है। और एक जो बताया है कि ईजी होता है हैंडल करने में, और इजी टू मेंटेन द कोड मेंटेन करने में इजी होता है। क्योंकि तुम क्या करते हो, एक बार मेथड को डिक्लेयर कर दिए एक फंक्शन को, और फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, देखो यहाँ पर चौथा समझेगा। फंक्शन का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेटमेंट जो है एक सिंगल लॉजिकल यूनिट की तरह काम करेंगे। अब उसमें इतने सारे स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 5 अलग अलग वैल्यू के लिए मेन में एक बार आपने यूजर से इनपुट मांगा, कहा कि हमको जोड़ना है, एक बार गुना करना है, एक बार भागा करना है, एक बार ये करना है, तो अलग अलग उसको डिक्लेयर कर दिया। अब जितना मर्जी, मान लो समेसन ही पकड़ लो, समेसन को तुम 5 बार कॉल करोगे 5 अलग वैल्यूज़ के लिए, 5 बार आउटपुट प्रिंट करा लोगे। लेकिन अगर वही तुमको फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हो तो तुमको 5 बार मेन मेथड के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा हर अलग अलग 5 वैल्यू के लिए। तो ये एज अ यूनिट जब काम करता है तो काफ़ी आसानी पड़ता है। और इससे हम लोग, ये तीसरी चीज़, वी कैन प्रिवेंट द कोड रिपीटेशन से बच गया। तो अब हम लगाते हैं कॉल बाई वैल्यू पर। जो पहला था कॉल बाई वैल्यू कैसे कहते हैं, पास एज एन आर्गूमेंट हम लोग का मेन है, विदाउट आर्गूमेंट हम लोग काट कुट हो गया, गलत हो गया। तब आते हैं कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू जो है कि नहीं, कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉल बाई वैल्यू का। यहाँ देखिए एक एफ इंट लिया है, और ये वही चीज़ है मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो यहाँ डिक्लेयर किया, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में भी देखा होगा कि ये जो ऊपर कर दिया है, तो आप यहाँ पर अगर वेरिएबल लेते हैं तो फिर इसकी ऊपर ज़रूरत नहीं है, या तो ऊपर ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ लिखा। अगर ये अंदर में इंट एक्स और इंट वाई नहीं है लिखते हो, तब तुमको यहाँ पर इंट एक्स और इंट वाई लिखना पड़ेगा वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन तुमने यहाँ लिख दिया इंट एक्स इंट वाई, तो फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात थी यहाँ पर। तो लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ तो लिखना मैंडेटरी है। तो ये लिखना नहीं लिखना कोई मतलब नहीं बनता, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आते हैं कॉल बाय वैल्यू पर। तो यहाँ हमने एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, उसके नीचे ये डिक्लेयर कर भी सकते हो। खैर हमने मेन मेथड को लिखा, मेन मेथड का तुम प्रोग्राम लिखना सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। जहाँ पर परेशानी आएगी वो क्या है, यहाँ पर तो एक ए वेरिएबल को लिया, यहाँ प्रिंट कराओ तो ये प्रिंट हो जाएगा तुमको फट से 4। अब 4 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन को तुरंत यहाँ कॉल मार दिया, कॉल मार के नीचे जाएगा। तो यहाँ तुमने क्या किया है कि उस बार एक्स वाई ले लिया था, अब की बार एक्स वाई मत लो, अब की बार तुम सबको ए ही ले लो। पिछला प्रोग्राम में मैंने दिखाया कि एक्स वाई लिया था, तो अब की बार एक्स वाई नहीं लिया है, आर्गूमेंट वहाँ पर ए ले लो। मेन में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ भी ले लिया। तो फट से यहाँ उठ करके आया, इस ए में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्या आपको पता है, यहाँ से उठ के 4 इसमें आ जाएगा। अब ए इक्वल टू ए प्लस 9 कर दो, तो 4 + 3 13 हो जाएगा। प्रिंट एफ 13 फट से 13 प्रिंट कराएगा। इसके बाद तुरंत ये वैल्यू भागेगा, और भाग के कहाँ आएगा, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में आता है। जस्ट नीचे वाली लाइन में आ गया, तो यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस 7 है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ए इक्वल टू 13 + 7 कर दो, क्योंकि ए इक्वल टू यहाँ हम लोग 13 कर चुके हैं, 13 + 7 कर दूँ, या फिर ए इक्वल टू 4 + 7 करो। तो इस कॉन्सेप्ट का जवाब देने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। आमतौर पर आपको दिमाग में आता होगा 13 होगा, लेकिन 13 नहीं होगा, 13 + 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको समझिए। लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि 2 घर हैं, होम 1 होम 2 है। होम 1 में अगर एक एक्स राजा नाम का लड़का है, तो हो सकता है होम 2 में भी राजा नाम का लड़का हो, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ भी हो सकता है एक ही नाम के 2 लड़के। अब ये बताइए कि होम 1 में एक लड़का जो एक्स है उसको 2-4 थप्पड़ मारा गया, तो क्या होम 2 में जो लड़का एक्स है उसको थप्पड़ का जो चोट है महसूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये खाना खाएगा तो इसको महसूस नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग होम में हैं, एक नाम के हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों अलग लड़के हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट इनका एक दूसरे पर नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ होता है लोकल वेरिएबल भी। जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा या एज आर्गुमेंट पास किया जाएगा, उसी फंक्शन के अंदर वो आपको वो एक अलग वेरिएबल बन गया, वो एक अलग लड़का हो गया। भले एक ही नाम से हो लेकिन अलग अलग बन गया, और अलग जितना भी इफेक्ट होगा पर रिप्रेजेंट इफेक्ट का असर भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब इफेक्ट का असर नहीं पड़ेगा, तो चूँकि यहाँ वाला इफेक्ट इस ए पर नहीं दिखेगा, ये एक अलग वेरिएबल हो गया। देखने में दोनों एक दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनाया गया है। ए नाम से ही पूरे सिस्टम में 2 मेमोरी ब्लॉक बन गया है। तो अब जब ये वाला तो एक अलग वेरिएबल, जैसा बात है, ये 4 होगा प्लस 7 होगा, 11 प्रिंट करा देगा। अब कुछ और बात मैं आपको बता दूं कि इसको जो है कि नहीं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और इसके अलावा ये जो है इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर, इसको भी फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, देखो इसको समझो। तुमको लग रहा होगा कि चलो भाई ठीक है,
ये तो दोनों अलग हो गया, लेकिन फिर जब यहाँ फंक्शन कॉल किया जाता है तो इसका वैल्यू फट से इस वेरिएबल में क्यों आ जाता है? तो नियम ही है दोस्त कि तुम यहाँ एक्स भी रखोगे तो इसका वैल्यू इसमें आ जाएगा, तो नाम से क्या लेना देना है, ये क्यों आ रहा है तो क्लियर है। यहाँ थोड़ा ना इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा, ये कॉलिंग जब तुम कर रहे हो तो कॉल का तरीका है कि वो यहाँ जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगा, तो यहाँ तुम एक्स भी रखोगे तो आ ही जाएगा। और दरअसल जो आता है वो चार, वो रियल चार नहीं आता, इसका इमेज उठ करके आता है। वैसा होना और इमेज में बहुत खराब। मैं किसी का कत्ल कर दूँ सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, उससे दुश्मन है, उसको मारना चाहता हूँ, मैं सोचा उसका एक हाथ काटूंगा यहाँ से गुजरेगा तो, लेकिन अभी तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने काटा नहीं है। काटने में सोचने में बहुत फ़र्क है। वही बात यहाँ पर, जैसे आप सिंपल मोबाइल का लीजिए ना, जैसे आप किसी से टेलीफोन में बात करते हैं तो सामने वाला बंदा आपका रियल वॉइस नहीं सुनता है, आपका वॉइस का कुछ सैंपल से आप ही जैसा एक वॉइस पैदा कर दिया जाता है वहाँ पर और वो उसको सुनता है। उसी तरह यहाँ चार का रियल इमेज नहीं है, उसका इमेज बनता है, डॉट डॉट से एक नया चार बना दिया, इसलिए इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, इसको भी फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया। तो ये तो क्या करता है, अब जो इसके कॉल बाय वैल्यू है, तो इस चीज़ को कि कैसे विद इन अ ब्लॉक काम करता है इसको और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है लोकल वेरिएबल एग्जांपल दे करके। देखिए एक वर्ड फंक्शन के अंदर आई को डिक्लेयर किया, i+2 किया तो आई क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ पर एक फंक्शन वर्ड इफ लिया, वहाँ i=i+3 करने तुरंत एरर मार दिया। क्यों? क्योंकि आई तो यहाँ डिक्लेयर हुआ इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में आप उसको आई को यूज़ करने बिना डिक्लेयर करके किए तो तुरंत एरर हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्लेयर वहाँ उसी के अंदर काम करेगा। अब आते हैं एक वर्ड जी फंक्शन लिया, इस वर्ड जी फंक्शन में यहाँ j=i+2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ आई को डिक्लेयर भी कर दिया, j=0, यहाँ इंट रखा आई कोमा, यहाँ इंट ले लिया आई कोमा j=0 ले लिया। j=i+2 करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि आई तो आपने 0 कुछ नहीं किया है, कोई भी वैल्यू 3800 तो फेंक देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने i=2 डिक्लेयर किया था, i+2=4 हो गया था, तो अब यहाँ पर हो गया इंट i=0 i+2 कर दिया। जब i=i+2 कर दिया तो यहाँ तो 4 होना चाहिए था आई, तो यहाँ पर j+4 के तो 4 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि उससे इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो अलग वेरिएबल है डिक्लेयर कर दिया। तो अब लेते हैं वॉइड एफ कर दिया, इंट i=, एक और फंक्शन लिया i=0 कर दिया, i+i 0 आएगा, कोई असर नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन एक और ख़ास बात सुनिए, अगर इस वॉइड एफ के अंदर हमने फिर यहाँ पर क्या किया कि अगर यहाँ पर हम चाहें तो लिख दें इंट i=0, तब एरर हो जाएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं किया सकता, एरर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फंक्शन वो फंक्शन दोनों अलग है, तो अलग फंक्शन में आप 2 बार डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को अगर तुम 2 बार डिक्लेयर करोगे तो वो एरर हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ड्रॉबैक्स है कॉल बाय वैल्यू के, तो वो ड्रॉबैक्स आप देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसमें ड्रॉबैक्स क्या होता है बेसिकली, कि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जो चेंज हुआ फंक्शन डेफिनेशन में जो चेंज होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ हमने चेंज किया था, यहाँ 13 हो गया था, लेकिन ये 13 का इफेक्ट तो यहाँ नहीं दिखता है दोस्त यहाँ पर, तो वो चेंज का इफेक्ट वहाँ पर दिख नहीं पाता, रिफ्लेक्ट नहीं होता है मेन मेथड में। सो देयर इज कोई रीयूज़ नहीं हो पा रहा न्यू वैल्यू का। यहाँ जो 13 बन करके आया था, यहाँ तो 4+7 ही हुआ, 13+7 थोड़ा ना हो रहा, तो जो नया वैल्यू आया उसका कोई रीयूज़ नहीं हुआ है कि नहीं, उसका कोई रीयूज़ नहीं कर सकता। अगर हम कोई इस नया वैल्यू को यूज़ करें तो उसी मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसको ड्रॉबैक को ओवरकम किया सकता है। इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू अगर हम चाहते हैं रीयूज़ करना, तो हम लोग को मैनुअली एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिक, एक्सप्लिसिटली मतलब मैनुअली करना होगा, रिटर्न टाइप देकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न टाइप समझने से पहले आपको वर्ड को समझना है, वर्ड है क्या। वर्ड एक कीवर्ड है जिसका इम्पटी डाटा टाइप है, इसके अंदर कोई डाटा टाइप नहीं होता है, खाली डाटा टाइप है। जैसे इंट होता है तो उसमें इंटीजर डाटा टाइप होता है, फ्लोट में फ्लोट डाटा टाइप होता है उसके अंदर, लेकिन वर्ड इम्पटी डाटा टाइप है तो उसके खाली डाटा टाइप, उसमें कोई डाटा है ही नहीं, कोई डाटा टाइप रखा ही नहीं जाता है, और ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। एक ऐसा कीवर्ड है किसी फंक्शन के आगे अगर लगा दोगे तो वो फंक्शन कभी भी तुमको रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, और वो डाटा टाइप इम्पटी हो जाता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के आगे तुमने वर्ड नहीं लिखा तो वहाँ रिटर्न टाइप देना मैंडेटरी हो जाता है एक तरह से। इफ़ यू यूज़ रिटर्न टाइप देन रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट, अगर तुम रिटर्न टाइप यूज़ करना चाहते हो तो तुमको रिटर्न स्टेटमेंट भी देना होगा। वो कैसे देखते हैं, सेम वही प्रोग्राम मान लो यहाँ हमने लिखा a=2 कर दिया, a=2+9 किया। यहाँ तुमने क्या किया, एक फंक्शन, पहले इसको भूल जाओ, यहाँ फंक्शन तुमने fa कॉल किया पहले की तरह, फंक्शन उठ करके यहाँ पर आया, सब कुछ हुआ पढ़ा, मगर यहाँ उसको यहाँ गौर करने की बात चाहूँगा। देखिए वर्ड हटा के मैंने इंट कर दिया, यहाँ इंट लगा दिया प्रोटोटाइप में। अब ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा।
वहाँ पर आके जब बॉडी का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ देखो इंट लिखा है, ध्यान दो। अक्सर तुम इस प्रोग्राम को सीधे देखोगे तुमको वर्ड मेन देखने का, वर्ड एफ देखने का आदत है, और चकमा खा जाओगे दूसरा फंक्शन का बॉडी है कहाँ। तो फंक्शन तो बॉडी है यहाँ से ना, इंट एफ इंट करती है, ये फंक्शन का बॉडी है, वर्ड नहीं, इसलिए चकमा खा के इस प्रोग्राम को समझ ही नहीं पाते बहुत लोग कि यार फंक्शन गया कहाँ, दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं, सिर्फ वर्ड मेन के अंदर सब कुछ है। वर्ड मेन के अंदर, वर्ड मेन तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से एक नया फंक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन चूँकि तुमको ये नहीं होता है तो तुम समझ नहीं पाते हो, आदत है वर्ड एफ देखने का तो पहचान नहीं पाते, तो ये फंक्शन ही है इंट एफ। अब इसके अंदर वही जो पहले हुआ था a+7 कर दिया, प्रिंट किया तो देखो पहले की तरह 14 आएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 था। अब आते हैं यहाँ रिटर्न है तो फट से ये 13 को रिटर्न करेगा, लेकिन 13 को रिटर्न करेगा, मान लो एफ में आएगा तो एफ में आ गया, आ तो गया, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू उसको होल्ड करने के लिए कोई कंटेनर चाहिए। अगर कंटेनर नहीं रखोगे तो वैल्यू होल्ड नहीं हो पाएगा दोस्त, वैल्यू नहीं होल्ड हो पाएगा, वो अपना रिटर्न हो जाएगा, वो उससे प्रोग्राम में कोई ना एरर होगा, ना ही कंपाइल टाइम में रन टाइम कुछ एरर नहीं होगा, रन कर जाएगी। तुम्हारा वैल्यू का रीयूज़ तभी हो पाएगा जब इसको वैल्यू जो तेरा रिटर्न है इसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल पी डिक्लेयर करो और इस पी में ये वैल्यू डाल दो, आ गया। अब यहाँ a+a करोगे तो वो चुपचाप जैसे पहले 13 फेंकता था 13 ही फेंकेगा, 4+7 हो जाएगा, सॉरी 4+9 है, ये 9 है, 4+9 13 फेंकेगा। लेकिन अगर p+9 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो जो 20 आना चाहिए था वो आ गया। कैसे आया कि वहाँ एक और वेरिएबल लेकर के हमने कर लिया और रिटर्न को यूज़ कर लिया। तो अब इस चीज़ से हमने क्या सीखा कि जब भी तुमको कॉल बाय वैल्यू वाला केस में अगर तुमको कॉलिंग सिंटेक्स कैसे लिखोगे, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन कॉलिंग लिखोगे। देखो वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन कॉलिंग लिखा है, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग लिखोगे तो रीयूज़ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन तुम रीयूज़ नहीं कर पाओ। रीयूज़ करने के लिए हमसे कॉलिंग सिंटेक्स ऐसे डालना, वेरिएबल बराबर फंक्शन कॉलिंग करना। तो अच्छा एक और बात कि फंक्शन यहाँ पर कितना वैल्यू टाइप रिटर्न कर सकता है, ये सब बताया है कि 2 से या 1 से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है एक टाइम में। हाँ, एक फॉर्क नाम का फंक्शन है जो करता है, यूनिक्स कंपाइलर के अंदर ये फंक्शन लाई करता है, वो कर सकता है। तो उसकी अपनी खूबी। यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग जो रिटर्न से जुड़ा हुआ है, कुछ और ख़ास बातें यहाँ पर प्रोग्राम देख के आओगे सब समझ में आ जाएगा। मेन जो चीज़ पहले तुम प्रोग्राम कॉपी में देख लो, उसके बाद वीडियो को देखो कि वहाँ यहाँ क्या होता है। यहाँ पर फंक्शन तुमने मान लो यहाँ फंक्शन मैंने कॉल किया तो फंक्शन फट से उठ के यहाँ पर आएगा और फंक्शन घुसेगा कहाँ पर, वहाँ से उठ करके कॉल हुआ यहाँ इंट में आएगा, इस फंक्शन में घुसेगा, कॉलिंग के बाद इस फंक्शन में घुसेगा तो यहाँ ये सब पढ़ेगा तो प्रिंट करेगा आर को। तो पहले तो पी प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, फिर आर प्रिंट हो जाएगा, फिर लौट के आएगा यहाँ रिटर्न फट से इसको वापस भेज देगा। अब ये वापस जाएगा और वापस कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के पास। फंक्शन आ गया, कोई वैल्यू होल्ड नहीं होगा। अब कोई वैल्यू होल्ड नहीं हुआ, फिर अपना नीचे आएगा तो नीचे यहाँ पर प्रिंट क्यू है तो पी आर क्यू, ऊपर का पी नीचे का ये आर और क्यू हो जाएगा। नीचे एस लिखा है, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा दोस्त कि रिटर्न के बाद का स्टेटमेंट, रिटर्न तो यहीं पर होगा तो वापस मेन मेथड में चल गया। जैसे बात है इंट भी मेन मेथड में होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेन मेथड के बाहर कुछ भी हो तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है तो तुमको उसको मेन मेथड में उसको चीज़ को, वेरिएबल को, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो कॉल तो किया है लेकिन यहाँ रिटर्न मान के उसको वापस कर दिया और ये बेचारा लड़का करता, इसका कोई मतलब नहीं नीचे लिखा हुआ है। तो लेकिन एनी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस बार हमने कंटेनर नहीं यूज़ किया था, इसलिए हम लोगों को कंटेनर वाला काम नहीं हो पाया था। यानी कि कहने का सेंस कि कंटेनर वाला काम, ये 2 जो है ये प्रिंट नहीं हुआ है, इसको 2 को यूज़ करना चाहते हैं, वो रिटर्न 2 किया है। तो अब की बार हम लोग p=f कर देंगे तो p में क्या भर जाएगा, 2 भर जाएगा। अब printf%2 कर दो तो अब की बार क्या आएगा, pr2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 हम रिटर्न किया था, 2 को भी यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये जो 2 लाइन में लिखा है 2 लाइन में ना लिख करके हम सिंगल लाइन में लिखें, तो सिंगल लाइन में कैसे लिखोगे, printf%n f0 कर दो। यानी कि ये सब चारों, ये देखो ये फंक्शन कॉलिंग ये सब कुछ नहीं है, मान लो सबको मैंने से बंद कर दिया, तुमने सीधे, यानी फंक्शन का कॉल कहाँ हो रहा है, प्रोग्राम यहाँ से पढ़ते आएगा, प्रिंट करेगा पी को, फिर उसके बाद नीचे, तो ये सब मान लो बीच में नहीं है, सीधे यहाँ पर आएगा तो printf%n f, तो यहाँ printf के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया, तुम फटाक से नीचे भाग जाएगा, नीचे आएगा देखेगा यहाँ पर आर है तो फिर पी के बाद आर को प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न टू करके जब यहाँ पर आएगा। एक ही रिटर्न वैल्यू में कॉलिंग सिंटेक्स सीख लो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताना भूल गया कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होगा तो जब फंक्शन बॉडी से रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही मिलेगा तो जो कंट्रोल है वो जंप करेगा, जंप बैक होगा। पहले तो जंप करके वापस आया था फंक्शन, अब जंप बैक होगा और जंप बैक होकर कहाँ जाएगा, सीधे कॉलिंग के पास चला जाएगा, यानी एफ के पास चला जाता है। जबकि इससे पहले जब आप रिटर्न वैल्यू नहीं यूज़ करते थे तो इस प्रोग्राम में आता है, इसको कंप्लीट पूरा पढ़ता
और पढ़ के कॉलिंग जो फंक्शन था उसके जस्ट, ये कॉलिंग फंक्शन के जस्ट नीचे में आता। तो रिटर्न का बहुत बड़ा गेम कर दे रहा है। रिटर्न ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी रिटर्न यूज़ होगा उसमें जो रिटर्न बैक का सिस्टम है, रिटर्न बैक जंपिंग में फ़र्क पैदा करता है और बैक जंपिंग करके वो सीधे कॉलिंग फंक्शन के पास पहुंचाता है। जबकि अगर बिना रिटर्न का तुम यूज़ करोगे तो ये कॉल्ड फंक्शन कंप्लीट करने के बाद कमांड आपका जो है कॉलिंग फंक्शन के जस्ट एक नीचे वाली लाइन में आता है, यहाँ आता है, लेकिन ये चुप रहा था। एनीवे तो यह प्रिंटफ के अंदर तूने फंक्शन यूज़ किया, फटाक से यहाँ पहले जंप करेगा और ये फंक्शन पढ़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट मिला, फिर बैक जंप होगा और बैक जंप होगा तो ये फंक्शन में सीधे फंक्शन की जगह प्रिंट कर देगा किसको, 2 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद नीचे क्यू पड़ेगा, एस यहाँ भी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि पहले रिटर्न हो गया। तो ये तो हो गया फंक्शन कॉलिंग वगैरह। अब आते हैं रिकर्सन फंक्शन। तो वैसे कोई भी फंक्शन, यहाँ डेफिनेशन आप पढ़ लो, अब डेफिनेशन को पढ़ लो। देखो 2 तरह के रिकर्सन फंक्शन, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब इसके मतलब को समझो। रिकर्सन फंक्शन होता है क्या है, अगर एक फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है तो उसको हम लोग रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है, खुद से खुद को कॉल कर ले तो फंक्शन को रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। रिकर्सन कॉल बाई इटसेल्फ, अपने खुद से खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। तो हाँ, इसमें एक बेस क्राइटेरिया या टर्मिनेटिंग कंडीशन ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसको समझिए। देखिए अगर ये फंक्शन खुद से कॉल किया खुद को, फिर ये इसको कॉल किया खुद को, तो ये इसको कॉल करके इसको करते करते रह जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दोनों दूसरे कॉल कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम कॉलिंग हो जाएगा। ये डायरेक्ट का है, ये फंक्शन खुद को ही खुद से कॉल कर रहा है। तो इसी डायरेक्ट जो इनफाइनाइट टाइम कॉलिंग उसको रोकने के लिए एक टर्मिनेशन यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट कॉलिंग का। ये फंक्शन वाइड एफ इसको कॉल किया, खुद में अंदर में कॉल किया, अब ये अंदर से अपने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया। इनडायरेक्ट यानी रिकर्सिव कॉलिंग आते हैं। तो इसमें ये फंक्शन पहले इस फंक्शन को कॉल किया, अब ये फंक्शन वापस इस फंक्शन को। एग्जांपल देखिए, वॉइड एफ के अंदर से जी को कॉल किया गया, ये जी को कॉल किया गया तो ये जी में आया। अब ये जी फिर क्या करेगा, यहाँ से इस एफ को कॉल कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये एफ को इस एफ के पास पहुँचा रहा है और ये एफ वापस, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। ये हेल्प किसी और का ले रहे हो, यानी कॉलिंग क्या हो रही है, ये फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल कर रही है, ये फंक्शन से करता रह जा रहा है, लेकिन यहाँ कॉलिंग कर रही है, जी को डाल दिया, जी के हेल्प से इस जी को कॉल किया, इस जी के अंदर से ये एफ कॉल हो रहा। तो ये इनडायरेक्ट कॉलिंग, हालांकि जावा में रिकर्सिव कॉलिंग अलाउ नहीं है। तो ये तो खैर दोनों चलेंगे तो इनफाइनाइट टाइम तो चलेंगे। तो इसको रोकने का क्या तरीका है भाई, तो कोई सी के पास कोई कमांड वमांड नहीं है जिसको बोल करके वो रोक सकता है, रिकर्सिव कॉलिंग को इनफाइनाइट होने से रोक सकता है। उसके लिए क्या है, कुछ अपने दिमाग से लॉजिकल तरीके से रोक सकता है इनफाइनाइट कॉलिंग को। उसमें क्या होता है, टर्मिनेशन कैसे करोगे भाई। तो पहला तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल का। जैसे फैक्टोरियल तुम 5 लोगे तो क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, उसके बाद फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा 0, उसके बाद ख़त्म। तो फैक्टोरियल 0 क्या होगा हम लोग का, ख़त्म से जस्ट पहले फैक्टोरियल 0 है तो फैक्टोरियल 0 हम लोग का टर्मिनेट कर देगा। दूसरा तरीका होता है फिबोनाची सीरीज़ से हम लोग टर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सम होता है तो 0 और 1 ये दोनों टर्मिनेट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में देखो 1 से लेकिन इधर तक होगा तो इधर बढ़ोगे तो बढ़ते चल जाओगे, इधर कोई टर्मिनेशन नहीं होगा। इधर आओ 1 के बाद कुछ नहीं है, मतलब उसके बाद टर्मिनेट कर जा रहा। तो ये टर्मिनेट जो नेचुरल नंबर होता है 1 के बाद नेचुरल नंबर टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हुआ। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना। तो 1 के बाद कुछ नहीं है, समाप्त। तो नेचुरल नंबर 1 के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल देखो 0 बाद टर्मिनेट हो जाता है तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो आते हैं पहले फैक्टोरियल का टर्मिनेशन देखते हैं। एक फंक्शन लिया, फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर दिया, यानी उसका प्रोटोटाइप भी और बॉडी भी दोनों यहाँ पर दे दिया। अब मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में सब पूछ गए, प्रिंट किया, स्कैनफ एन में नंबर यूज़र से मान लो यूज़र ने 5 डाला एन में। अब जब यूज़र ने एन में 5 डाला तो हम लोग आते हैं रिजल्ट इज़ परसेंटेज फंक्शन एन, 5 डाल दिया तो रिजल्ट फैक्ट एन। तो यहाँ देखो सीधे प्रिंटफ के अंदर से कॉलिंग कर दिया, जो पहले सिखाया था, जस्ट पहले मैंने आपको सिखाया कि प्रिंटफ के अंदर से फंक्शन कॉल किया। फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ ये फट से कहाँ भेजेगा, कमांड को यहाँ से उठा करके सीधे यहाँ ऊपर यहाँ पर भेजेगा। इसमें जाएगा, यहाँ पर इफ कंडीशन पड़ेगा कि फैक्ट इंट एन। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर पढ़ते गया तो स्कैन एफ एन डाल दिया तुमने। अब प्रिंटफ में तुरंत फंक्शन कॉल के यहाँ पर पहुँचा। अब जो कहते हैं कि इफ़ यहाँ कंडीशन है फंक्शन का, अगर एन 0 हो जाएगा तो 1 रिटर्न करना, अगर 0 नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, एन स्टार एफ एन। तो यहाँ पर इसको रिटर्न करेगा। तो ये फैक्ट एन की जगह पर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखाएगा भाई, एन इक्वल टू 5 है तो 5 स्टार एन माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। तो फैक्ट, लेकिन ये जो फैक्ट 4 है ये क्या करेगा, ये तो कॉल मार देगा दोस्त, क्या कर देगा, फंक्शन कॉलिंग हो गया। तो फटक से वापस कहाँ भेजेगा, फिर से वापस कहाँ पर आ जाएगा, इस फंक्शन में आ जाएगा। फिर इसमें चेक करेगा इफ इक्वल टू एन इक्वल टू 0 नहीं तो बोलेगा नहीं, फिर यहाँ पर आएगा रिटर्न, फिर इसको प्रिंट करेगा। तो अब ये फैक्ट 4 गायब हो जाएगा। ये गायब होकर के क्या प्रिंट करा देगा,
4 इंटू फैक्ट 3, आपको पता है n माइनस एफ एन 3, तो ये गायब हो गया, 4 इंटू फैक्ट 3 प्रिंट करा दिया। लेकिन ये फिर फैक्ट 3 यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ से कॉलिंग हो जाएगा, फिर रिटर्न होकर के आएगा, फिर यहाँ पढ़ेगा, फिर इसको देखेगा, फिर करेगा, तो फैक्ट 3 इस बार गायब हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, 5 का 20 बचेगा, 20 गुने 3 इंटू फैक्ट 3 बचेगा। जब 3 इंटू फैक्ट 3 बचेगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर 3 के वजह से रिटर्न होगा, फिर से, तो ये होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि फैक्ट 0 ना हो जाए। फैक्ट जैसे ही ये इसमें 0 हो जाएगा, यानी फैक्ट 1 होगा, F1 हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, जैसे F1 पे बैक यहाँ पर आएगा तो फैक्ट 0 जब होगा, जब फैक्ट 0 होता है, F अंदर 0 होता है, यानी यहाँ 1 रहेगा, तो ये रिटर्न होगा। तो ऊपर अगर क्या होगा, n-1 तो देखेगा n = 0 हो गया। यहाँ पर n अभी भी 1 रहेगा, n = 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटर्न 1 रिटर्न कर देगा। तो यानी 2 इंटू फैक्ट 1 के बाद, यानी फैक्ट 1 हम लोग का लास्ट है, इसके बाद तो अगला तुरंत 1 रिटर्न कर देगा, तो इंटू 1 होगा। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट जो है 5 का 20, 20 3 60, 7 120, 120 इंटू 1 120 वापस आएगा। तो आपका आउटपुट यहाँ 120 प्रिंट करा देगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर कितनी बार कॉलिंग हो चुका है, रिकर्सिव कॉलिंग हुआ, लेकिन यहाँ केस की वजह से मैंने टर्मिनेट करा दिया। आप इसको कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से देख के समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए फेबोनाची से पहले मैं नेचुरल समझा देना चाहता हूँ आपको। तो नेचुरल में यही है, सिंपल वही जो मैंने अभी बताया वही प्रोग्राम यहाँ पर लिखा, इफ़ लगाया, रिटर्न किया, एल्स किया, रिटर्न, इस बार क्या कर दिया था, रिटर्न n + सम n - 1 कर दिया। यहाँ पर सब कुछ वही है, सम n से कॉल किया, फटाक से उठ करके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इफ़ केस चेक करेगा, n = 0 नहीं है, 5 है, तुरंत यहाँ पर आए n + सम n - 1, यानी कि 5 + सम 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो सम 4 का है ये, तो कॉलिंग कर देगा, तो फिर ये फंक्शन है, फिर कॉल करेगा। तो आपकी बार ये कॉल किया, फिर देखेगा n = 4 n भी आप पास करो, यहाँ पर ये चीज़ करो, तो 4 + n s - 3 हो जाएगा। तो ये 4 गायब हो जाएगा, ये अब आ जाएगा, उसकी जगह ये जब आएगा तो फिर अगला ये कॉल करेगा, फिर ये करेगा, करते 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 क्या होगा, जैसे ही s यहाँ पर जब 1 आएगा, जब s 1 आएगा और यहाँ पर कॉल करेगा तो नहीं है 0, यहाँ करेगा, s 0 आ जाएगा, जब s 0 उठ के जाएगा तो यहाँ देखेगा n = 0 हो गया, फट से रिटर्न 1 कर देगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट 15 आ जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं फेबोनाची सीरीज में, देखिए कैसे होता है। इसमें भी वही है, यहाँ 2 कर दिया, तो अगर 0 भी आ जाए तो 1 आ जाए, दोनों आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, n रिटर्न कर देंगे, ये एल्स ये करना। तो इसमें जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ देखो प्रिंट FIBN को भेजा, यहाँ पर गया, इसको रीड किया, इल्स में आएगा, तो ये प्लस ये होगा, यानी अगर तुमने 5 भरा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 + FB 5, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 4 + FB 5 हो जाएगा। अब देखो ये जब प्रिंट हो गया तो अब इसके लिए एक कॉल हो जाएगा, FB 4 + 5, तो इस 4 के लिए कॉल होगा, दोनों लिखाएगा ना, प्रिंट में दोनों आ जाएगा, ये प्लस इतना आएगा। तो जब कमांड रीड करेगा इसको आगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसके लिए रिकर्सन कॉल होगा। अभी ये बाकी है, ये रुक गया, इसके लिए कॉल हो जाएगा, इसके लिए कॉल होगा 4 के लिए, तो फिर वही चीज़ यहाँ पर ब्रेक होगा। अब इसके लिए नया 2 निकल के आ जाएगा, यानी अब पहले से कितने थे, पहले एक था, एक कॉलिंग था, तो यहाँ पर अब प्लस करके 2 कॉलिंग हो गया। लेकिन अब फिर इसके लिए प्लस करके कितना हो गया, 1 2 3 कॉलिंग आपको दिखेगा। लेकिन कमांड पहले इसी कॉलिंग को लेगा, इस कॉलिंग को लेगा तो फिर इसके लिए 2 ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब इसके लिए जाएगा तो फिर यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर अंत में कितना है, 3 है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब कितना आपको हो जाएगा टोटल कॉलिंग कमांड, 1 2 3 और 1 4। इस प्रिंटफ के अंदर 4 कॉलिंग कमांड आपको दिखेगा दोस्त। अब 4 कॉलिंग कमांड के बाद क्या होगा कि, लेकिन फिर यहाँ 2 है, तो पहले इसको रीड करेगा, तो इसका 2 बार ब्रेक करेगा, तो 2 का 1 हो गया और F 0 हो गया। तो जैसे ही यहाँ 0 हो गया, F देखिए F1 0 को रिटर्न n कर देगा, तो फट से क्या होगा, आउटपुट n भेज देगा, तो वहाँ पर एक n लिखा जाएगा, ठीक है, n लिख देगा। अब देखो अगला क्या होता है, अब इधर ख़त्म हो गया, अब इसका कैसा आएगा, इधर तो n हो गया दोस्त, n आपको मिलेगा प्लस में, n प्लस कर देगा। अब इसको आगे पढ़ेगा, ये क्या है, ठीक है, तो F1 0 के लिए n होगा, तो n प्लस n हो जाएगा, 2 n प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे रीड करेगा, ये भी कॉलिंग है, ये कॉलिंग 2 है, तो कॉलिंग 2 गया, तो 2 के लिए देगा, नहीं ये सही है भाई, तो इसको ब्रेक करेगा, तो ये हो 2 में से 1 गया, तो 1 बच गया, ये 0 है, तो ऐसे ब्रेक होगा। अब ये दोनों कॉलिंग फिर जाएगा, तो दोनों देगा कि भाई ये तो इसके लिए जाएगा, पहले इसके लिए जाएगा, तो बोले नहीं 0 हो गया, तो 1 + n छोड़ेगा, ठीक है, फिर अगला इसके लिए जाएगा, तो फिर 1 + n छोड़ेगा, यानी अब तो इधर वाला ख़त्म होगा, अब सिर्फ ये बचा है। ये भी सिमिलर उन्हीं लोग की तरह, जैसे इधर वाले ब्रेक हुए हैं, ये भी इस तरह 2 बार में ब्रेक होगा, फिर ऐसे ब्रेक होगा 2 ठो, तो पहला इसको
कमांड रीड करेगा, फिर बाद में इसको रीड करना, इसको रीड करेगा, इसको ऊपर 2 ब्रेक करेगा, इसके लिए 2 n आएंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब इसके लिए रीड करने जाएगा। तो लास्ट में इसलिए 2 n आए हैं, तो n प्लस n कर देगा और फिर लास्ट में उसके लिए n कर देगा। लेकिन n का वैल्यू क्या है दोस्त? n का वैल्यू क्या है? रिटर्न कर रहा है n। तो n का वैल्यूज़ क्या थे? जाहिर सा बात है इस n का वैल्यू देखो, जो 1 था उसका 1 हो जाएगा, जो 0 था 0 हो जाएगा। तो ये पहला 1 तो 1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसमें देखो पहला 1 है, दूसरा 0 है, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा जो है ये आपको 0 हो जाएगा। फिर इसमें आइए, पहला 1 था, दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 1 हो गया, दूसरा 0 हो गया। फिर इसमें फिर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सबको जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बराबर 3 आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है।